क्या आरक्षण को 17-18% से बढ़ाकर 50% तक करना सही है? भारतीय जनता पार्टी जो जब भी आरक्षण का मुद्दा आता है और जब चुनावी मुद्दा आता है तो आरक्षण के साथ आके खड़ी हो जाती है, कभी अलग नहीं खड़ी होती है। नया रूप से टीवी से अलग, मीडिया से अलग, स्वच्छ उनकी तरीके से देखा। वो लोगों से कैसे मिल रहे थे, बातचीत कैसे कर रहे थे, एक दिली व्यक्ति की तरीके से, एक ऐसा प्यारा, एक ऐसा गर्मजोश वाला इंसान जो छोटी बच्चियों से भी बात कर रहा था, तो किसानों से भी बात कर रहा था, तो मजदूरों से भी बात कर रहा था, तो नर्सों से भी बात कर रहा था, तो डॉक्टरों से भी बात कर रहा था, उद्योगपतियों से भी बात कर रहा था, तो औजार उठा के काम करने वालों से बात कर रहा था, तो हल चलाते हुए किसान से बात कर रहा था, तो धान काटती हुई महिला से बात कर रहा था। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहाइंड द स्क्रीन भारत पर। चुनाव यात्रा के दौरान अभी हम आ चुके हैं दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद है स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। जैसा कि मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि इंडिया अलायंस जो इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता है, इसमें तमाम चेहरे हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े नेता हैं। तो एक आरोप जो सारी पार्टियां लगाती हैं कि इनका नेतृत्व नहीं डिसाइडेड है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा अगर ये जीतते हैं। इस पर क्या टेक है? नहीं, इस पर देखिए क्या है, सबसे प्रथम बात ये होती है कि लोकतंत्र में जब कोई भी दल हो या गठबंधन हो, जब चुनाव में आता है तो महत्वपूर्ण बात ये होती है वो किस तरह के देश के निर्माण की बात कर रहा है, क्या उसकी पीछे की सोच है, ठीक है, कि वो आर्थिक व्यवस्था किस चीज़ पर गढ़ेगा, लोगों को किस चीज़ में राहत देगा, किस चीज़ में विकास की कोशिश करेगा, कहाँ निर्माण करेगा, कहाँ लोगों के संघर्ष में साथ खड़ा होगा, इस देश की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है उसमें किस तरीके का काम करेगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। व्यक्ति विशेष जो होता है ना, ये जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, जिनके पास कोई आगे को काम करने का रास्ता नहीं होता है, वो व्यक्ति और व्यक्तियों के चेहरे ढूंढते हैं। पहली चीज़ तो इंडिया में इंडी गठबंधन में सबसे स्वाभाविक बात है कि सबसे बड़ा दल, सबसे प्रमुख दल कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा सीटों पर भी वो लड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ जितने भी और घटक दल हैं, सब में बड़े सशक्त नेता हैं और अपने अपने राज्यों को अच्छी तरीके से चला पाए हैं और देश की कभी सरकारों में, कभी मंत्री के रूप में हमारे बहुत से लोग रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ कि साहब हमको एक ही चेहरा सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि जो हमने मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया और जैसे मैं कह रहा हूँ जो क्या विचारधारा हमने दी है और किस तरीके भारत का हम निर्माण करेंगे, वो जो हम लोगों ने सामने जो है चिट्ठी प्रस्तुत किया या एक चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भागते हुए दिख रहे हैं, उसके आसपास भी नहीं आ पा रहे। तो सबसे सही तो मुख्य बात होती है कि आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, आप कभी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो आप ये तय करते हैं कि ट्रेन मुझे कहाँ ले जा रही है। ये थोड़ी पूछते हैं कि इंजन का ड्राइवर कौन है। मैं एक हल्का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन इंजन का ड्राइवर भी वहीं ले जा पाता है जहाँ पटरी बिछी है, जहाँ के लिए। और पूरे गठबंधन ने इस देश के विकास के लिए, समतामय विकास के लिए, गरीबों को और असहाय को सहायता देने के लिए, 4-5 पूंजीवादियों से हटके 140 करोड़ लोगों के लिए आर्थिक नीति बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम और जातियों के विवाद से अलग हर भारतवासी के लिए शांति और एकता के लिए, इनके लिए जो हमने मैनिफेस्टो और कार्यक्रम बनाए हैं, उस पर हम वोट मांग रहे हैं और उस पर हमें वोट पड़ेगा। आप अगर मैं इंडी गठबंधन की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में एक आरक्षण को लेकर के बोला जाता है कि पिछड़ी जातियों को 50% तक आरक्षण भी देंगे और EWS कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के लिए डिफाइन करी गई है, उसमें भी जो पिछड़ी जातियों में जो निचले जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो भी उसमें जा सकते हैं। क्या आरक्षण को 17-18% से बढ़ाकर 50% तक करना सही है? नहीं, देखिए, अभी इस पर एक बात कही गई। देखिए क्या है, आरक्षण की कहानी क्यों आई थी? आरक्षण की कहानी इसलिए आई थी कि ये देखा गया था कि ऐतिहासिक रूप में सामाजिक और आर्थिक रूपों से बहुत से समुदाय, बहुत से समाज के लोग पिछड़े वर्ग में थे और जब तक उनको किसी तरीके की सहायता नहीं दी जाएगी या मदद नहीं दी जाएगी, वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जहां वो सामान्य रूप से अपने आप को शिक्षित पाएँ और औरों के साथ कंपटीशन में भी आ सकें, पढ़ाई के मौके ढूंढ सकें। और इस तरीके का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरक्षण हर फील्ड में होता है। भाई, आप लोगों को कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें आप समझ लीजिए कंसेशन पर लोन भी देते हो, आप कुछ उद्योगों को कंसेशन पर ज़मीनें भी देते हो, एक तरीके से वो भी आप आरक्षण है। कुछ राज्य कहते हैं कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री एक चीज़ की लगने देंगे, उसको भी आप प्रोत्साहित करते हो, उसका भी आप आरक्षण देते हो।
आज आपने देखा होगा दिल्ली के पास या लखनऊ के पास तमाम मीडिया हाउसों को एकड़ों एकड़ ज़मीन दी गई है सस्ते में, तो वो भी तो एक तरीके का आरक्षण है, वो भी तो एक तरीके की मदद है जो सामान्य जन को नहीं मिलती है। तो हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़कर उनकी ये मदद करती है कि जिनको अगर ये मदद ना मिले तो ऐसे काम जो देश के लिए, उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अच्छे होंगे, सब समता लाएंगे, लोगों को मौका देंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, चाहे आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे शिक्षा में हो, उसको स्थापित करेंगे। और इसीलिए धीरे धीरे समय समय पर क्या आरक्षण की क्या नीति बननी चाहिए, पुरानी नीति को हम और बेहतर कैसे करें, क्या नए समाजों को उसमें जोड़ें, क्या उसके कुछ दायरे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये समय समय पर बात बदलती रहती है और बनती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो जब भी आरक्षण का मुद्दा आता है, जब चुनावी मुद्दा आता है, तो आरक्षण के साथ आके खड़ी हो जाती है, कभी अलग नहीं खड़ी होती है। आपको याद होगा अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को हम नहीं मानेंगे, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़े होकर, क्योंकि मैं संसद में था, कहा था कि हम भी इसमें उतनी ही भागीदारी कर रहे हैं जितनी भारत सरकार कर रही है। तो वहाँ ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए थे? और अब दिखाना चाहते हैं कि जैसे नहीं, हम लोग कहीं भी आरक्षण में नहीं है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के मिले हुए दल हैं। मैं गारंटी करके पूछना चाहता हूं कि खड़े होकर सामने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करें ना उनकी क्या आरक्षण के प्रति नीति। अगर वो इतना उनके समाज के, उनके समर्थकों में, खासकर अपर कास्ट के जो उनके समर्थक हैं, उनको बार बार ये एक लॉलीपॉप दिखाते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, तो बंद करिए ना। ऐसा है, कोई भी व्यवस्था समय चलते चलते धीरे धीरे परिवर्तित होती है, उसमें नए नए आयाम आते हैं। नहीं, अब जैसे पहले इनकम टैक्स था, 50,000 पे जो इनकम टैक्स पाता उसको छूट मिल जाती थी, अब 5 लाख की छूट है, अब 10 लाख की छूट है। हर चीज़ समय से बदलती है और हर सरकार, हमारे में स्पष्ट बात क्या है, हम जनता को चुनाव में जाने के पहले बताते हैं कि ये चीज़ें हम सोच रहे हैं, इन चीज़ों पर हम सोचेंगे आगे, और आपको लगता है कि ये सही बातें हैं तो हमारा समर्थन करिए। हम कभी भी कोई चीज़ छुपा के या अप्रत्यक्ष रूप से या पीछे की गली से नहीं लेकर आते। इनका क्या होता है, मध्य प्रदेश में आपको याद होगा 2018 में एक आरक्षण का एक मूवमेंट चला, ठीक है, उसमें अपर कास्ट का आया, उसमें इन्होंने समर्थन नहीं दिया, अपर कास्ट मध्य प्रदेश का खिलाफ हो गया और ये चुनाव हार गए। वो दूसरी बात है कि चोरी से इन्होंने सरकार फिर बना ली। अब इनको लगा कि अगर अपर कास्ट इनसे चला जाएगा, इनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो फौरी तौर पर कुछ ईडब्ल्यूएस का लेकर चले आए। बात यह है कि जब भी कोई आप नई चीज़ आरक्षण नीति में लाते हैं, तो क्या पूरी तरीके से इसको सोचा समझा आपने, किस तरीके की ईडब्ल्यूएस होने चाहिए। बहुत से और समुदायों में, समाजों में भी ईडब्ल्यूएस हैं, उनको हम बिना सोचे समझे हर चीज़ नीरी और कोरी राजनीति के लिए करना, ये भारतीय जनता पार्टी की निशानी है। और कोई भी बड़ा काम जो देश में, समाज में, खासकर सर्वहारा में गरीब के हित में जाता है, भले उससे कभी कभी हमको राजनीतिक नुकसान भी हो, ये कांग्रेस की नीति है। तो जैसा कि हमने पिछले कई वर्षों में देखा, कांग्रेस की स्थिति कई जगह काफ़ी खराब रही और बद से बदतर भी हुई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, ये किस तरह से कारगर साबित होती हैं या हो गई हैं? देखिए, दो चीज़ें हुई। एक तो क्या हुआ कि आपको याद होगा बहुत दिनों से राहुल गांधी जी पर बहुत से हमले हो रहे थे, और मैं इसको अच्छी रणनीति मानता हूँ बीजेपी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो राहुल जी से डरते हैं। राहुल जी की जो सोच है, मैंने उनको कई भाषणों में सुना है बात करते हुए, लोगों से मिलते हुए, संवाद करते हुए सुना है। उस व्यक्ति के अंदर में एक आकर्षण है और एक सोच समझ के चीज़ों को सामने रखकर बिल्कुल साफ सरल तरीके से लोगों की दिल छूने के तरीके से साफ रूप में रखने की बात है, जो नेताओं की बहुत बड़ी निशानी होती है, लेकिन इस तरीके का बहुत कम नेताओं में पाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 2012-13 में समझ लिया था कि हमारा सबसे बड़ा रोड़ा सरकार पाने में राहुल जी होंगे, और राहुल जी पर उन्होंने तमाम प्रहार और हमले किए। ये हम लोगों की गलती है कि हम उसको शायद ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो कुछ हद तक राहुल जी की जो छवि जनता में थी वो थोड़ा बहुत 19-20 हुई। एक तो इस यात्रा से लोगों ने राहुल जी को बिल्कुल नया रूप से, टीवी से अलग, मीडिया से अलग, स्वच्छ उनकी तरीके से देखा। वो लोगों से कैसे मिल रहे थे, बातचीत कैसे कर रहे थे, एक दिली व्यक्ति की तरीके से, एक ऐसा प्यारा, एक ऐसा गर्मजोश वाला इंसान जो छोटी बच्चियों से भी बात कर रहा था, तो किसानों से भी बात कर रहा था, तो मजदूरों से भी बात कर रहा था, तो नर्सों से भी बात कर रहा था, तो डॉक्टरों से भी बात कर रहा था, उद्योगपतियों से भी बात कर रहा था, तो औजार उठा के काम करने वालों से बात कर रहा था, तो हल चलाते हुए किसान से बात कर रहा था, तो धान काटती हुई महिला से बात कर रहा था। हर तरीके के लोगों से बात करता हुआ उनकी बात को समझना, उससे संवेदना दिखानी,
और आगे के हल की उनसे चर्चा करना, एक ऐसा नेतृत्व बनकर आया। एक तो इसका पूरे देश में असर हुआ, उनके नेतृत्व के बारे में हुआ, और लोगों को लगा क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की यही एक पुरानी पहचान रही है कि सबके साथ रहना, सबके सब मुद्दों में उनके साथ रहना। हर बात सबके मानने की आवश्यकता नहीं है, पर हर किसी को लगता था कि कांग्रेस हर चीज़ में हमारे साथ खड़ी है। वो छवि जो वापस आई है उसने हमें बहुत हद तक मदद की है और इस चुनाव में भी मदद करेगी। पिछले कई वर्षों में देखा हम लोगों ने, चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे लद्दाख में सोनम वांगचुक जी की 21 दिन की भूख हड़ताल, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। किसानों का भी रहा, इसमें महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का रहा, इसमें चीन से हमारी विदेश नीति का रहा, इसमें देश पर बढ़ते हुए आर्थिक बोझ का रहा। सिर्फ एक दो मुद्दे नहीं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। हम लोगों को कभी कभी संघर्ष इसमें ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि देखिए लोकतंत्र में लोगों के और विपक्ष या लोगों के और सरकार के बीच में जो संवाद होता है या जो बातचीत होती है, उसमें जो मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के, जो आज के युग में मीडिया है, आप जैसे हैं, अखबार के लोग हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक तो इनके प्रति लोगों में श्रद्धा है, लोगों को लगता है कि ये हमें सही जानकारी देंगे, ये इंडिपेंडेंट या स्वायत्त माने जाते हैं। कि ठीक है, थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है किसी के प्रति, लेकिन ज़्यादातर हमको स्वच्छ और साफ जानकारी देंगे। तो जब हम लोगों ने देखा कि जनता के मुद्दों को छोड़ के सरकार की तारीफ में बहुत हद तक ये वर्ग जाके खड़ा हुआ, सबकी बात नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने जो संघर्ष की बातें थी, जो लोगों के दर्द की बातें थी, उनकी पीड़ा की बातें थी, वो कभी भी उस पीड़ा के शब्दों में लोगों के बीच में नहीं थी। हमेशा इन्होंने लोगों की पीड़ा, अब जैसे किसानों का आंदोलन, सबसे पहले टीवी वाले दिखाते थे कि किसान नहीं ये तो खालिस्तानी, ये किसान नहीं ये तो देशद्रोही है। अरे जिस इंसान ने 70 साल इस देश को सींचा, इन पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के किसानों ने, जब जब हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, भूखा पड़ा, तो उसने मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके, अगर नदियों में पानी नहीं था तो अपने पसीने से सींच कर इस जमीन पर इस देश को खिलाया। उस पर आप सवाल खड़े करने लगे, क्यों? क्योंकि सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर रखा था। ये देश जो जाना जाता है जय जवान और जय किसान के नाम पर, उसने किसान की क्या गत की पिछले 10 साल में, तो शर्मनाक बात है। तो इन मुद्दों को हम लोगों ने तो हमेशा उठाया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल विपक्ष या केवल एक पॉलिटिकल पार्टी ही अपने में पूर्ण नहीं होती। बातें उठाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में उस चीज़ की आहट जाए, और उस चीज़ आहट पहुंचाने के लिए जो माध्यम होते हैं वो अपना सही तरीके से ईमानदारी से काम करें, जो पिछले 8-10 साल में ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। इन सवालों से इतना मैं एक सवाल और पूछूंगा। इस समय बिहार में एक पार्टी बनी है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी की, इस पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं और वो बेहतरीन तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो अपना अपना कर रहे हैं, हर व्यक्ति को मौका मिलता है। प्रशांत किशोर जी पहले औरों के साथ काम किया करते थे, एक तरीके से इलेक्शन मैनेजर थे, तो अब इलेक्शन मैनेजर से स्वयं इलेक्शन की फील्ड में आना चाहती है, तो अच्छी बात है। हम तो देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो आदमी जैसा भी सोचता है, अगर चाहता है कि वो सरकार में भागीदारी करे, एमएलए एमपी बनकर, सरपंच पंच बनकर, जिला प्रमुख बनकर, ब्लॉक प्रमुख बनकर, प्रधानमंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, तो हमारा संविधान और जो ये व्यवस्था है, संविधान और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कांग्रेस ने दी है इस देश को, उसी ने इस बात को में सबको सक्षम किया है कि हर व्यक्ति किसी भी सोच, किसी भी समझ, किसी भी पहचान, किसी भी जन्म, किसी भी जगह का हो, वो इस देश के किसी भी पद पे, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक अपने आप को पहुंचा सकता है, अगर उसको जनता का समर्थन मिले। तो ऐसे लोग जब अपनी बातें रखते हैं, स्वागत है। देखिए क्या एक और चीज़ होती है, नई पार्टियां जो हैं, क्योंकि उनका अपना कोई बैकग्राउंड तो होता नहीं, तो उन पर तो कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, वो तो हर चीज़ कह सकती है। एक बात समय में याद होगा, आम आदमी पार्टी पूरा देश बदलने चली थी, आज सबसे बदली हुई पार्टी खुद ही लग रही है। जो औरों को जेल भेजती थी उसके खुद देखो बेचारी का क्या बुरा हाल है। तो नई जब पार्टी आती है तब वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है, वो तो ठीक है, उस समय का है। भाई छोटा बच्चा जो है उसने कुछ किया ही नहीं, तो उस पर उंगली क्या उठाओ। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आगे चल के अगर होगा तो अच्छी पार्टी बनेगी, अगर अच्छी पार्टी होगी तो बिहार या जहाँ भी वो लड़ेंगे लोग उनको मौका देंगे, और मौका देंगे तो मैं आशा करूँगा कि अच्छा काम करेंगे देश के लिए या प्रदेश के लिए। अक्सर हम लोग पहले तो थोड़ा हम आपके निजी जीवन के ऊपर आते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि आप एक्टिव रूप से उतना प्रचार प्रसार में कांग्रेस में नहीं है, तो आप क्या आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, प्रचार प्रसार की बात नहीं है। देखिए हम लोगों को 2-3 जगह बुलाया गया, दिल्ली में भी, वहाँ हम लोग जाते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश की होकर आया हूँ, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जब दिखता है, उस तरीके से हम लोग पार्टी के लिए प्रचार करते हैं।
कांग्रेस पार्टी में मैं सांसद था, उसके बाद से कुछ समय तक टेलीविज़न में जो स्पोक्स पर्सन होते थे उसकी कुछ जिम्मेवारियां मिली हुई थी। वो जिम्मेवारियां आज से कोई 5, 7, 8 साल पहले समाप्त हो गई। तब से कोई मेरे पास औपचारिक जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन एक अब जैसे आप जैसे यूट्यूबर हैं, वैसे टीवी वाले मेरे पास आते रहते हैं, हम अपनी बात कांग्रेस के पक्ष में कहते रहते हैं। और जहाँ मौका मिलता है, कहीं मंच पे चले गए, कहीं किसी वर्कशॉप में चले गए, कभी गांव में लोगों के बीच में चले गए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत काम करता हूँ। तो वहाँ जहाँ भी जाता रहता हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ, उसकी विचारधारा की बात करता हूँ। तो अपने तरीके से जिसको जो मंच मिलेगा, आदमी उसी पे तो अपना किरदार निभा सकता है। तो हमें जहाँ मिलता है वहाँ कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि समाज सेवा आप मध्य प्रदेश में जैसे कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, एक क्या है, वहाँ हम लोग कुछ NGOs के साथ काम करते हैं बहुत पहले से। जो फॉरेस्ट के और जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ के लोगों के साथ, उनके संगठनों के साथ बैठ के उनकी क्या ज़रूरतें हैं, जंगल के मुद्दे क्या हैं, उनके ज़मीन के मुद्दे क्या हैं, उनकी आजीविका के, उनके गरीबी की क्या समस्याएं हैं। कई जगहों पे देखा गया है कि सरकार की नीतियाँ जो हैं उनकी अच्छे जनजीवन और जीवन में के खिलाफ बैठती हैं, कभी कभी वो साथ बैठती हैं। तो जहाँ सकारात्मक पॉलिसीज़ होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन पॉलिसीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गरीबों को, खासकर आदिवासियों को, जंगलों में और गांव में रहने वाले किसानों को, मजदूरों को मिले। और जहाँ जहाँ सरकार की गलत नीति होती है या सरकार में गलत लोग या गलत नेता नीतियों का दुरुपयोग करते हैं, उनसे ज़मीनें हड़पते हैं, उनके घर बार उजाड़ देते हैं, जंगलों में उनको परेशान करते हैं, उनसे मतलब लेबर करवाते हैं, वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार को उनकी इन गलत कामों पर उजागर करें और लोगों को न्याय दिलवाएं। इस तरीके का छोटा मोटा, पूरी तरीके से नहीं, कुछ ज़्यादा समय तो मैं नहीं दे पाता हूँ। पिछले 15-20 साल से जब से सांसद बना, उसके पहले ज़्यादा इनमें काम करता था। और फिर एक और भी है, हम लोग कुछ नीतिगत काम भी करते हैं कि नीतियाँ कैसी बननी चाहिए, उसमें सरकारों को कभी कभी एडवाइस देते हैं। और दिल्ली के पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली के पास जिद्दल यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में अजीम प्रेमजी, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? हम लोग पब्लिक पॉलिसी, इसको समाज में नीतियाँ कैसे बनती हैं और इतिहास पढ़ाते हैं। तो एक सीट है जिस पे काफ़ी आरोप लगते हैं कन्हैया कुमार जी। कहा जाता है कि वो जिस तरह से प्रख्यात हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग से उनको जोड़ा जाता है, तो उसके बाद कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस की ही छवि खराब होती है। ऐसे इस पे क्या? नहीं, देखिए, एक जो पहली चीज़ तो वो जो उन पर आरोप लगे वो कभी कोई सिद्ध नहीं होता, ठीक है। वो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि JNU में ये नारे लग रहे हैं, केस भी चला। भाई अगर ये चीज़ें सिद्ध होती तो जेल के बाहर क्यों हैं? उन पर तो केसेस भी चला था, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स नहीं पता है। तो अब किसी व्यक्ति ने क्या किया या क्या नहीं किया, अगर आप कोई झूठे आरोप से ही किसी आदमी को दोषित करते रहो तो वो तो गलत बात नहीं। कांग्रेस में बहुत से लोग हैं जिन पर कभी न कभी सरकारों ने और उन्हें आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप अगर सच्चे नहीं साबित हुए और तो हम अपने लोगों को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दें क्योंकि कोई उसमें आरोप लगा दे। बाकी लोगों को चुनाव में उसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता है, देखिए विपक्ष भी तो हर किसी पर अपने तरीके से प्रहार करेगा। उसने कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह के 50 चीज़ें न कही हों, भ्रष्ट होने की 50 चीज़ें न कही हों। कोई एक प्रूव हुई है आज तक? मुझे एक कांग्रेसी बता दो जो मोदी के 10 साल में जिस पर केस भी चल रहा हो, जेल जाना तो छोड़ो, केस ही चल रहा हो, चलो सिर्फ इंक्वायरियाँ चल रही हैं 2-4 पे, वो भी 2-4 पर। इतने बड़े बड़े आरोप उन्होंने हम पर लगाए हैं। आपके बाद 10 साल हो गए, हमारी तो भाई देखिए 80% 90% तो राज्यों में भी हमारी सरकार नहीं है, और भारत सरकार में तो हम कहीं नहीं है पिछले 10 साल से। हमारे पास तो इतने सांसद भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकें। इतना राजनीतिक रूप से या कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में इतनी कम नंबर होने के बावजूद भी हमारे किसी नेता का ये बाल बांका क्यों नहीं कर पाए? तो ये बात स्पष्ट है ना कि ये जो भी कहते हैं ये केवल आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर है, इनमें हकीकत कुछ नहीं। तो जैसा कि एक राहुल गांधी ने जैसा कहा था मैनिफेस्टो में लिखा है कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को मिलेगा, और जिसमें मतलब 8500 रुपये लगभग महीने का, 83-84। हाँ। तो और इस पे आरोप ये लगते हैं कि देश पे वैसे इतना कर्जा है, ये सब नीतियों के बाद तो और भी बहुत कर्जा बढ़ जाएगा। नहीं, कौन सा कर्जा भाई? आप हर साल 4 या 5 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ कर देते तो कर्जा नहीं बढ़ता, उसमें तो कर्जा बढ़ता है। आप बाकी जो तमाम चीज़ें दे रहे हैं, ये भी तो आधी से ज़्यादा चीज़ें सस्ती करके फ्री में दे रहे हैं, तो कर्जा नहीं बढ़ रहा। हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम सामान्य गरीब परिवारों को इतना देंगे तो जितना उस पर भार आएगा वो भार बहुत आसानी से
बहुत सी चीज़ों में हम निकाल सकते हैं। तो आपको याद होगा जब नरेगा आया था उन्होंने यही कहा था कि देश में बहुत भार पड़ेगा। आपको याद है जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए थे तब भी यही कहा था, और वही फूड सिक्योरिटी एक्ट ये भी दे रहे हैं। हमने तो कहा था कि सबको मिलना चाहिए न्याय के अंदर। भाई ये जो आप राशन बांट रहे हैं फ्री में, ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही है ना, क्योंकि एक्ट तो ये लोग इन्होंने हटाया नहीं। तो फ्री राशन तो उसमें भी मिलता था, फ्री राशन यहाँ भी मिल रहा है। तो आप जब बांटो तो कोई असर नहीं पड़ रहा देश की अर्थव्यवस्था पर। हम लोग कह रहे हैं कि हम सीधे सीधे महिला को सशक्त करके इतना पैसा उसके हाथ में दे देंगे कि बलशाली समाज हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, अपनी चीज़ों की देखभाल कर सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेगा, घर को ठीक ठाक कर सकेगा, छोटी मोटी ज़रूरतों में पैसा खर्च करेगा, शादी ब्याह में हाथ कहीं नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर हम देश की महिलाओं को, परिवारों को समृद्ध बना रहे हैं तो इनको इसमें दिक्कत क्या हो रही है? इनको, या आपको याद होगा जब बीच में इन्होंने कुछ पैसे बांटे थे, लोगों में फ्री में बांटे थे, लोगों ने कहा था इससे अर्थव्यवस्था चरमराएगी। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब ये पैसा किसी के हाथ में जाता है तो वो खर्च करता है, खर्च करने से बाजार में ऊर्जा आती है, बाजार में ऊर्जा आती है तो फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, अर्थव्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है तो ज़्यादा टैक्स आता है और हम उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस 1 लाख में भी तो यही होगा। कोई घर में अंटी में बांध के थोड़ी रख लेगा, वो भी तो खर्च करेगा ना। जब खर्च करेगा तो गल्ला ज़्यादा खरीदेगा, सामान ज़्यादा खरीदेगा, पेट्रोल ज़्यादा खरीदेगा, डीजल में घूमेगा, इधर उधर जाएगा, घर में पंखा बत्ती लगेगी, चादर खरीदेगा, जूते खरीदेगा, ये सब खरीदेगा ना। कुछ अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसमें स्कूल कॉलेज चलेंगे, उसमें दुकानें चलेंगी, कंपनियां चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, सरकार को टैक्स भी पड़ेगा। तो हम जब करें तो सारी अर्थव्यवस्था की जो तमाम नीतियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और आप जब करो तो सब अप्लाई करती है, ये तो नहीं होगा। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी देश भर में? देखिए किस पार्टी की कितनी आती है, इंडिया अलायंस की बहुमत आ रहा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ। और हम लोग 320-330 के करीब सीटें लड़ रहे हैं, हमारे बाकी साथी करीबन 200 के करीब सीटें लड़ रहे हैं, 220 के करीब। इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, इस बात से मैं आश्वस्त हूँ। 25 तारीख को चुनाव है, हमारे दर्शकों को, दिल्ली के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए पहली चीज़ तो वोट करिए, और देखिए दिल्ली में ये लोकसभा का चुनाव है, ये ना राज्य सरकार का चुनाव है, ना म्यूनसिपलिटी का चुनाव है। इतना देखिए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए किया क्या। एक ईंट लगी, एक कहीं हाउसिंग बनी। हमारे समय तो डीडीए इतनी कॉलोनियाँ बनाता था, कोई कॉलोनी बनी, नए घर आवास बने। पुलिस का क्या हाल है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का क्या हाल है, सबको मालूम है। हमारे 6 सांसद थे, 7 सांसद थे, 2014 में आपने चुने, 7 सांसद 2019 में आपने चुने। इन सांसदों की कोई उपलब्धियां गिनवा दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली के विकास में और यहाँ के सांसद दिल्ली के विकास में बीजेपी के पूरी तरीके से फेल हुए। और जब कोई फेल होता है तो फिर आप हमेशा दूसरी पार्टी को मौका देते हैं, और उसी की मैं आपके सामने अपील करना चाहता हूँ। एक मेरा सवाल है दर्शकों के लिए कि आप, जैसे कि आप राजनीतिक परिवार से हैं और आप खुद भी राजनेता हैं, नया युवा अगर राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है या लोगों की सेवा करना चाहता है, तो वो किस तरह से है? नहीं, पहली चीज़ तो मेरा तो ये है कि पहले कुछ वर्ष तो आपको पार्टियों से जुड़ के या उनके मुद्दों से जुड़ के सोच समझ में काम करना चाहिए, और जो सड़क पे पार्टियों का काम होता है, चुनी हुई राजनीति में बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरा ये है, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ कि कभी भी पॉलिटिक्स व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर व्यवसाय होगा तो फिर सारी कुरीतियाँ आप में आ जाएंगी। पहले आप अपने आप को राजनीतिक रूप से क्रियाशील तो रखिए, लेकिन अपना जीवन भी बनाए, अपने पैरों पे खड़े हो। आपका कुछ भी व्यवसाय हो, कुछ भी आपको खाने कमाने का, घर चलाने का, क्योंकि जो आदमी घर चलाता है, अपना नौकरी करता है, बिजनेस करता है, एक तो वो 10 चीज़ें सीखता है ज़िंदगी की। जैसे कहते हैं ना, आटे दाल का भाव पता चलता है। जितने हमारे सिर्फ कोई बोल देना, मंच पे बहुत अच्छा हवाबाजी कर देनी, 10 जगह जाके लेक्चर दे देना, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर देना, ये कोई प्रशिक्षण नहीं होता है अच्छे समाजसेवी का या अच्छे राजनेता बनने का। ये सिर्फ एक दिखावा होता है। तो मेरा ये कि पहले तो उन्हीं लोगों को वोट दीजिए, उन्हीं लोगों को समर्थन करिए जिन्होंने अपना जीवन भी अच्छी तरीके से चलाया है। अरे जो अपने जीवन नहीं चला सकते, नौकरियां नहीं कर सकते, अपने घर बार नहीं चला सकते, वो देश क्या चलाएंगे? मैं इस बात से, इन चीज़ों से मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ कि नहीं उसने सब कुछ समर्पित कर दिया पार्टी के लिए। नहीं, आपको अपने आप को भी काबिल सिद्ध करना पड़ता है। भाषण देने से, टीवी पर चले जाने से, डिबेट आने से कोई काबिलियत नहीं दिखती है। कुछ लोगों में बोलने की शक्ति है, कुछ लोगों में नहीं है, ठीक है। कुछ लोग अच्छा गा लेते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं गाते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं होता। काबिलियत दिखती है आपकी क्षमताओं से, और जिसने अपने
व्यक्तिगत जीवन में काबिलियत नहीं दिखाई है, वो सार्वजनिक जीवन में क्या काबिल बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहाइंड द स्क्रीन भारत से जुड़ने के लिए।